विजयनगर के महाराज चेतन सिंह अक्सर भेष बदलकर अपने नगर में घूमा करते थे, जिससे वो अपनी प्रजा का हाल जान सकें। हमेशा की तरह एक दिन महाराज चेतन सिंह विजयनगर के बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। उत्सुकतावश महाराज चेतन सिंह भी वहां पहुंच गए। एक सेठ बोल रहा था, पंडित जी, इस धूर्त ने मुझे धोखा दिया है। मेरा कान साफ करने के बहाने इसने मेरा कान चोरी कर लिया। मुझे मेरा कान वापस चाहिए। हाँ। नहीं पंडित जी, ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा नाम क्या है युवक? पंडित जी, मेरा नाम हर्ष है और मैं दूसरे नगर से इस नगर में आज ही काम की तलाश में आया था। कैसा काम? पंडित जी, मैं लोगों के कान साफ करने का काम करता हूँ और इसके बदले वो जो कुछ भी मुझे खुशी खुशी दे देते हैं वो ले लेता हूँ। हाँ तो सेठ जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हर्ष ने आपका कान चोरी कर लिया है? जी पंडित जी, इसने मेरा कान चोरी कर लिया है। क्या इसकी तलाशी करने पर आपके कान इसके पास मिले? नहीं, इसने जादू से गायब कर दिए। सभी हैरान थे कि सेठ कैसी बातें कर रहा है। भला किसी के कान भी चोरी हो सकते हैं क्या? विजयनगर में रहने वाले पंडित ज्ञान प्रसाद अपनी बुद्धि के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बुद्धि और ज्ञान का लोहा मानते थे। हाँ तो युवक, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सेठ जी को उनका कान वापस कर दूंगा, परंतु उसमें एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? तुमने मेरा एक कान चोरी किया है। या तो मुझे वो कान वापस करो या मैं तुम्हारे पास जितने भी औजार हैं वो सब ले लूंगा। हाँ। सेठ जी, मुश्किल यह है कि जैसा इसने मुझे बताया, इसके पास चोरी किए गए कानों का खजाना है जिसमें सैकड़ों आदमियों के कान जमा हैं। अब मुश्किल यह है कि इसे याद नहीं कि आपका कान उसमें से कौन सा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाई। हर्ष, तुम ही सेठ जी को सारी बातें सच सच बता दो। सेठ जी, मेरे पिताजी और उनके पिताजी लोगों के कान चुराकर एक जगह पर रखते आए हैं। हमारे पास सैकड़ों लोगों के कान हैं और उसमें से आपका कान पहचानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे आपका दूसरा कान भी चाहिए होगा ताकि मैं उसे ले जाकर उसके जोड़े का कान उस खजाने में से ढूंढकर निकाल सकूं। अब नहीं नहीं, मैं अपना कान काट कर बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा से कम पैसों के लिए आपने अपना एक कान तो चोरी करवा दिया और अब जब आपको अपना कान वापस मिल रहा है तो आप उसे लेना नहीं चाहते। यदि आपको अपना कान काटने में तकलीफ हो रही है तो मैं कसाई को बुला लेता हूँ, वो इस काम में आपकी मदद कर देगा। नहीं नहीं, मैं अपना कान नहीं कटवाऊंगा। तो फिर दूसरा उपाय ये है कि आप इस युवक के साथ चले जाइए और अपनी आंखों से अपनी चीज पहचान कर वापस ले लीजिएगा। नहीं पंडित जी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये रास्ते में मुझे नाव से उठाकर समुद्र में फेंक देगा। हाँ। तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? सेठ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और वो तभी होगा जब मैं आपको आपका कान वापस कर दूं। कोई नगर के कसाई को बुला लो ताकि वो सेठ जी का दूसरा कान काटकर इस युवक को दे दे और ये युवक अपने खजाने से सेठ जी का कान वापस ला सके। सेठ जी, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। शायद ये बात आप समझ गए होंगे। आप अपने मुख से सत्य बताएंगे या मैं बताऊं? मुझे क्षमा कर दो युवक। तुम्हारे इन अनोखे और कीमती औजारों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं तुमसे ये सब बिना कीमत दिए ले सकूं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपकी ही सूझबूझ की वजह से मेरे दादा परदादा की दी हुई ये पुश्तैनी धरोहर बच सकी है। महाराज चेतन सिंह ये सब देखकर पंडित ज्ञान प्रसाद से बड़े प्रभावित हुए और मन ही मन उन्होंने पंडित जी के ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। चेतन सिंह ने पंडित ज्ञान प्रसाद को दरबार में बुलवाया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ पंडित जी, मैंने आपके ज्ञान की बहुत चर्चाएं सुनी हैं। मैंने सुना है कि आपको धार्मिक बातों का बड़ा ही ज्ञान है। महाराज, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सेवक हूँ। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है? नहीं नहीं महाराज, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मैं जो कुछ भी हूँ या मुझे जो कुछ भी आता है वो सब ईश्वर की कृपा है।
अच्छा, तो ये बात है। हमारे नगर में लोग आपके ज्ञान का लोहा मानते हैं, परंतु मैं ये तभी मान सकता हूं जब आप मेरे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूं। महाराज चेतन सिंह को स्वयं तो ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, पर वो पंडित की परीक्षा लेना चाहते थे। पंडित ज्ञान प्रसाद से पूछने के लिए महाराज चेतन सिंह के पास कुछ सवाल थे। उन सवालों का जवाब पाने के लिए महाराज बड़े उत्सुक थे। पंडित ज्ञान प्रसाद जी, आपसे पूछने के लिए मेरे पास 3 प्रश्न हैं। आपको मेरे तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा, परंतु अगर आपके दिए हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आपको कारागार में डलवा दूंगा। महाराज, आप अपने प्रश्न पूछना आरंभ कीजिए। मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको सही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि भगवान कहां पर बैठते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान अपना मुंह किस दिशा में रखते हैं। और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान क्या करते हैं। महाराज, आपके तीनों ही प्रश्न बहुत ही ऊंचे हैं और मेरे लिए इनका उत्तर देना कठिन है। पंडित ज्ञान प्रसाद जी, इसका मतलब आपने हार मान ली। दरबार में उपस्थित अन्य लोग हैरान होकर ये सब देख और सुन रहे थे। पंडित ज्ञान प्रसाद कुछ समय खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि मैंने ये कहा कि आपके प्रश्न बहुत ही ऊंचे हैं और मेरे लिए इसका उत्तर देना कठिन है। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय चाहिए होगा। पंडित ज्ञान प्रसाद जी, 10 दिनों का समय लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से विचार विमर्श करके हमें उत्तर दीजिएगा। नवें दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मुझे अभी तक महाराज के प्रश्नों का उत्तर समझ नहीं आ रहा और कल महाराज द्वारा दी गई समय सीमा का आखिरी दिन है। आप महाराज से कुछ और समय मांग लीजिए। तुम्हारी बात उचित है। मैं कल ही महाराज के पास संदेश भिजवा देता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तबीयत सुधरने के बाद मैं प्रश्नों का उत्तर देने उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। पंडित ज्ञान प्रसाद ने ऐसा ही किया और महाराज तक संदेश भिजवा दिया। पर पंडित ज्ञान प्रसाद को महाराज के प्रश्नों का उत्तर अभी भी समझ नहीं आ रहा था और वो परेशान रहने लगे। पंडित ज्ञान प्रसाद का शिष्य चंद्रमोहन पंडित जी के चेहरे पर परेशानी को देख व्याकुल होने लगा और एक दिन उसने पंडित जी से पूछा, गुरुदेव, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है गुरुवर? कुछ नहीं चंद्रमोहन, सब ठीक है। नहीं गुरुवर, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूँ, आज तक मैंने आपके चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण तो बताइए, क्या पता मेरे पास उस परेशानी का कोई हल हो। चंद्रमोहन जिद करके बैठ गया और अंततः पंडित ज्ञान प्रसाद ने अपने शिष्य चंद्रमोहन को सारी बात बता दी। गुरुवर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। महाराज के दरबार में मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने जाऊंगा। चंद्रमोहन, तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। अगर महाराज को प्रश्नों के दिए हुए उत्तर से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो तुम्हें कारागार में डाल देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जाऊंगा और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। लेकिन दिए हुए उत्तर से महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो वो तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं बहुत से संतों और फकीरों के पास बैठता रहता हूँ। उनके उपदेशों से मैं अवश्य ही महाराज को संतुष्ट कर दूंगा। चंद्रमोहन के जिद करने पर भारी मन से पंडित ज्ञान प्रसाद ने उसे महाराज के पास जाने की आज्ञा दे दी। दरबार पहुंचकर चंद्रमोहन ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं पंडित ज्ञान प्रसाद का शिष्य चंद्रमोहन हूँ। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, जिसके कारण वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने आपके समक्ष नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम अपने गुरु की जगह आए हो,
परंतु तुम्हें यह पता है ना कि यदि तुम्हारे दिए हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। जी महाराज, मुझे आपकी ये शर्त पता है। गुरुवर ने मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और तुम्हें अपने गुरु पर इतना विश्वास है तो मैं तुमसे प्रश्न पूछना आरंभ करता हूं। महाराज, आप अपने प्रश्न पूछते जाइए, मैं उनके उत्तर देता जाऊंगा। परंतु वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलो, क्या चाहते हो? महाराज, आपको मालूम होगा कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक सच्चे मनुष्य की तरह धार्मिक नियमों का पालन करते हुए गुरु को हमेशा ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य हमेशा गुरु से नीचे बैठता है। महाराज चेतन सिंह चंद्रमोहन की बात से काफी प्रभावित हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने चंद्रमोहन को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। नीचे बैठते समय महाराज चेतन सिंह ने फिर से चंद्रमोहन से कहा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हारे दिए हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागार में आजीवन कैदी बना दूंगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं अपने वादे पर दृढ़ हूं। आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, भगवान कहां बैठते हैं? महाराज को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसीलिए उन्हें उत्तर अलग तरह से देना होगा। महाराज, एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। महाराज, क्या इस गाय में दूध है? अवश्य है। कहां पर है? इसके थनों में है। यह गलत उत्तर है। दूध गाय के सारे शरीर में व्याप्त होता है। थन तो केवल उस दूध को बाहर निकालने का साधन है। महाराज, सोचकर बताइए कि क्या इस दूध में मक्खन है? हाँ है। कहां पर है? यह कैसे बताया जा सकता है कि दूध में मक्खन कहां पर है? जिस प्रकार आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूध में मक्खन कहां पर है और आप यह भी मानते हैं कि दूध में मक्खन है, इस प्रकार ईश्वर सारे विश्व में सब जगह पर व्याप्त है। वैसे ही जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है और दूध गाय के शरीर में सब जगह व्याप्त है, जिस प्रकार दूध को पाने के लिए गाय को दोहना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए भी हमको अपने हृदय को दोहना पड़ता है। अब बताइए महाराज, आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला या नहीं? हाँ, मिल गया। अब तक जो लोग महाराज से ये कहते थे कि ईश्वर ऊपर आसमान में रहता है, वो महाराज की दृष्टि में झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान कम हो गया। महाराज, दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान अपना मुंह किस दिशा में रखते हैं, उत्तर में या दक्षिण में? आपका दूसरा प्रश्न बड़ा ही अजीब है महाराज, परंतु मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती चाहिए। महाराज, अब आप जरा बताइए कि इस मोमबत्ती का मुंह किस तरफ है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है। महाराज, जिस प्रकार इस मोमबत्ती का प्रकाश हर तरफ फैल रहा है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी दिशाओं को समान रूप से देखते हैं। चंद्रमोहन का जवाब सुनकर महाराज चेतन सिंह काफी प्रसन्न हुए। वो चंद्रमोहन के ज्ञान से काफी प्रभावित भी हो रहे थे। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान क्या करते हैं? पंडित ज्ञान प्रसाद ने जब चंद्रमोहन को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आइए पंडित जी, आसन ग्रहण कीजिए। तब चंद्रमोहन ने पंडित ज्ञान प्रसाद को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां वो स्वयं बैठा था, यानी सिंहासन पर। और महाराज चेतन सिंह को उस स्थान पर बैठा दिया जो पंडित ज्ञान प्रसाद जी के लिए था। इसके बाद चंद्रमोहन बोला, महाराज, ईश्वर यही करता है, निरंतर परिवर्तन करता है। वो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। संसार में सदा यही होता रहता है। धन होता है तो कभी उसका पतन होता है। किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान मिलता है और कभी किसी को तिरस्कार। आशा करता हूं आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक प्राप्त हुआ होगा।
हाँ चंद्रमोहन, मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए सभी उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे पंडित ज्ञान प्रसाद के ज्ञान पर अब तनिक भी संदेह नहीं है। मैं आज से पंडित ज्ञान प्रसाद जी को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार के रूप में शामिल करता हूं और उन्हें उच्च पद प्रदान करता हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मैं आपके द्वारा दिए गए इस सम्मान के लायक नहीं हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? आपके ज्ञान का लोहा तो आज मैंने भी मान लिया है और यह आपका पुरस्कार नहीं है, यह हमारे राज्य हित के लिए भी अच्छा होगा। क्षमा करें महाराज, चंद्रमोहन ने आपको आपके प्रश्नों के जो भी उत्तर दिए हैं वो सब उसके खुद के ज्ञान, संगत और साधना का फल है। मैं अपने शिष्य की साधना का फल खुद नहीं ले सकता। हम आपकी सत्यता और हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि एक गुरु के लिए अपने शिष्य को अपने से ऊपर रखना बहुत हिम्मत की बात होती है। आज आपने ये साबित कर दिया कि आपका ज्ञान सर्वोपरि है। हम चंद्रमोहन को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार के रूप में सम्मिलित करते हैं और पंडित ज्ञान प्रसाद को अपने विजयनगर राज्य का राज्य गुरु घोषित करते हैं। महाराज चेतन सिंह चंद्रमोहन से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न थे कि उन्होंने चंद्रमोहन को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार और पंडित ज्ञान प्रसाद को विजयनगर राज्य के राजगुरु के रूप में रख लिया। अब महाराज चेतन सिंह का मन शांत भी था और प्रसन्न भी।